हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, जो कि आपको हेल्प करेगा CUET एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं उसके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, आपको मालूम होगा कि जो पहला चैप्टर है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। लाइक व्हाट वी मीन बाय मैनेजमेंट, आप सभी को मालूम होगा मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग, और वी कैन से मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। किसी लोगों से काम कराना इज व्हाट कॉल्ड मैनेजमेंट। तो इसमें दो वर्ड आते हैं अगर हम बात करें तो, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो अगर हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि भी हम अगर किसी काम को ऑन टाइम कंप्लीट करते हैं तो क्या बोलेंगे, इफेक्टिवनेस। और अगर मान लीजिए हम बात करते हैं हम उसको लोएस्ट कॉस्ट पे कर देते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एफिशिएंसी। ओके, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो फीचर्स तो कई सारी हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक तो है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का क्या मतलब होता है कि चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस मेकिंग हो, नॉन बिजनेस मेकिंग हो, वी नीड मैनेजमेंट। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि डेली बेसिस पे सरकमस्टांसेस चेंज होते हैं। तो जब सरकमस्टांसेस चेंज होते हैं तो मैनेजमेंट हैज टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस। सो इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज डायनेमिक, विच कीप ऑन चेंजिंग। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है इंटेंजिबल फोर्स। देखिए, मैनेजमेंट कांट सी द मैनेजमेंट जो है इट इज इंटेंजिबल फोर्स बिकॉज वी कांट सी द मैनेजमेंट, वी कैन ओनली फील। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और आपका काम एकदम हो जाता है तो आप क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट इज गुड, तो हम इसको फील करते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए तीन ऑब्जेक्टिव्स मेन हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, देन सोशल एंड देन इज पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में तीन होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, अगला क्या है आपका, सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना, देन लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये आपके कौन से ऑब्जेक्टिव माने जाएंगे मैनेजमेंट के, सोशल ऑब्जेक्टिव। देन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। जैसे इसी में ऑब्जेक्टिव्स में एक और होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि एम्प्लॉइज से रिलेटेड होता है। जैसे एम्प्लॉइज को अच्छा सैलरी देना, उनको रिकॉग्निशन देना, उनको अपॉर्चुनिटीज देना, सो दैट वो दे कैन डेवलप इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने हायर पोस्ट पे वो जा सकें। तो ये इसके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के। और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है इसकी इंपोर्टेंस। कहते हैं कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, देन कंट्री डेवलप होगा मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये इसकी हम बोलेंगे तो इंपोर्टेंस है। इसके अलावा हम बात करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन विल ऑटोमेटिकली ग्रो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा नेचर। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तीन हम बोलते हैं, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज साइंस, तो साइंस जो है मैनेजमेंट फुल फ्लेजेड साइंस नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज इनएग्जैक्ट साइंस, इट इज सॉफ्ट साइंस, इट इज अप्लाइड साइंस। बट अगर बोला जाए कि ये आर्ट है या साइंस है तो हम बोलेंगे इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। साइंस है, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि साइंस नहीं है, बट उतना एग्जैक्ट नहीं है जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री है, क्योंकि इसके जो इसके प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। बट फिर भी हम बोलेंगे बोथ साइंस एंड आर्ट। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन, तो ये पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि ओनली फ्यू फीचर्स अप्लाई, बाकी सारी फीचर्स मैनेजमेंट में एज ए प्रोफेशन इंडिया में अप्लाई नहीं होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, इनका कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा रहता है लेवल्स। देखें तो हमारे तीन लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अगर हम बात करते हैं टॉप लेवल की, तो टॉप लेवल में कौन लोग आते हैं, लाइक CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, ये आते हैं आपके टॉप लेवल में। टॉप लेवल का काम क्या है, सबसे मेन काम है ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, पॉलिसीज डिटरमाइन करना, बजट अप्रूव करना। तो ये किसका काम है, आपका टॉप लेवल का। बात करते हैं मिडिल लेवल में कौन आता है, डिपार्टमेंटल हेड, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स, ये आपके किस में आते हैं, आपके मिडिल लेवल में। अब आपने कहा सर मिडिल लेवल का काम क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है इनका इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है कि जो टॉप लेवल ने डिसाइड किया उसको लोअर लेवल तक लेकर जाना, दैट इज व्हाट कॉल्ड
जो मिडिल लेवल का काम है। अगर हमने बात की कि लोअर लेवल क्या है, लोअर लेवल मतलब जो सुपरवाइजरी लेवल है जिसके अंदर फोरमैन होता है, उनका मेन काम क्या होता है कि इंश्योर करना कि प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट है, फिर ये देखना कि भी वर्कर्स को कोई ग्रीवेंसेज हैं तो उनसे ग्रीवेंसेज को सबमिट करना, लिखना, टॉप लेवल तक पहुंचाना, और इसके अलावा उनसे कुछ सजेशंस है तो उन सजेशंस को लेकर टॉप लेवल तक लेकर जाना। तो ये किसका काम है, लोअर लेवल का। उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस। मैनेजमेंट के मेन 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनके हमारे पास डिफरेंट चैप्टर्स भी हैं तो हम वी विल डिस्कस देम इन डिटेल, बट आपको ये याद रखना है टोटल 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हमारा आएगा मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज द एक्टिविटीज, यूनाइट द, यूनिफाइंग द एक्टिविटीज एट वन प्लेस। तो जो कोऑर्डिनेशन है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं तालमेल, मतलब तालमेल होना जरूरी है। मतलब कॉपरेशन एक अलग वर्ड है जिसको बोलते हैं हम कि सहयोग। सहयोग मतलब जैसे कोई आपका सहयोग कर रहा है, कोई आपकी बात मान रहा है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉपरेशन। बट कोऑर्डिनेशन जो होता है वो तालमेल है, उसको बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं आता। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बात आती है इसकी फीचर्स क्या हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे रिक्वायर्ड है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सारे मैनेजर्स को कोऑर्डिनेशन करना आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, वन। सेकंड, इट इज डेलिबरेट फंक्शन, मतलब इसको बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं बनता है। एंड टॉक अबाउट लाइक इंपोर्टेंस। देखिए जितना ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। जितना ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाएगा हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जितना ज़्यादा प्रोसेस होगा तो उस प्रोसेस में भी हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आपने एग्जांपल लेंगे स्कूल्स के अंदर, जैसे सीनियर सेक्शन, आपका मिडिल सेक्शन एंड लोअर सेक्शन, तो आपके 3 कोऑर्डिनेटर होते हैं, सीनियर कोऑर्डिनेटर, मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर एंड देन आपका जूनियर कोऑर्डिनेटर। तो इसी तरीके से क्योंकि वहां पे अलग अलग सेगमेंट्स हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो होप सो आपको फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2। इस ये जो चैप्टर नंबर 2 है, या हम यूनिट भी कह सकते हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? दे आर फंडामेंटल ट्रुथ। दे आर व्हाट? फंडामेंटल ट्रुथ, जो कि हमें अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करने होते हैं। नाउ पॉइंट आता है नेचर क्या है। देखिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं दे आर यूनिवर्सल इन नेचर, बट इनको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देंगे। अगर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो इनसाइट प्रोवाइड करते हैं, इनसाइट एंड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, सो दैट दे कैन टेक राइट डिसीजंस। तो ये हम इसकी इंपॉर्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि इससे आप ट्रेन कर सकते हो अपने मैनेजर्स को ताकि वो राइट डिसीजंस ले पाएं। नेक्स्ट इज फ्यूल्स प्रिंसिपल। अब देखिए आपको मालूम होगा हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, तो हम इनको थोड़ा फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। जैसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन मैंने एक पहला वर्ड लिखा है, तो डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें तो क्या होता है कि भी जब हम वर्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इट विल बी ईजी। मतलब जैसे हमने किसी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, द पर्सन डूइंग पार्ट ऑफ द जॉब विल बिकम स्पेशलाइज्ड। देन इज अथॉरिटी। अथॉरिटी ये पूरा वर्ड नहीं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल गो हैंड इन हैंड। कैसे चलेगा? हैंड इन हैंड मतलब दोनों रिक्वायर्ड हैं, दोनों साथ साथ चाहिए, दोनों में बैलेंस चाहिए। अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी तो इट विल बी मिसयूज्ड, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो वर्क कांट बी डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसिप्लिन। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडियंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। आपने कहा सर अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ओबीडियंस नहीं है तो क्या होगा? क्योस, क्योंकि हैफ-हेजर्ड तरीके से कोई भी काम होगा। नेक्स्ट इज आपका यूनिटी। यूनिटी ये पूरा वर्ड नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है वन सबऑर्डिनेट गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, दैट इज व्हाट कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। What is unity of direction? Unity of direction says the group of activities having same objective should be headed with one plan and one boss. That is what called unity of direction. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो पर्सन बेस है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो एक्टिविटी बेस है। ये ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोकता है और ये ओवरलैपिंग ऑफ वर्क को रोकता है। देन इज सबऑर्डिनेशन। अब ये पूरा वर्ड क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि हमको अपने
अपने इंटरेस्ट को छोटा रखना है और जनरल इंटरेस्ट को बड़ा रखना है। जैसे घर में पार्टी है और ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वी हैव टू गो फॉर द मीटिंग, उसमें जनरल सबका इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है। रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन मतलब सैलरी जो कि टाइमली दी जानी चाहिए, रेगुलरली दी जानी चाहिए और रीजनेबल भी होनी चाहिए। देन इज सेंट्रलाइजेशन, ये पूरा वर्ड नहीं है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम बात करते हैं जो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। आपने कहा सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है उनको सेंट्रलाइज कर दीजिए। सेंट्रलाइज करने का क्या मतलब हुआ कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है उनको टॉप लेवल ले या फिर हेड ऑफिस ले, और जो रूटीन वर्क है दैट शुड बी डिसेंट्रलाइज, उसको आप लोअर लेवल तक दे सकते हैं। तो इसका मतलब पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन भी नहीं चाहिए और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन का क्या मतलब होता है? स्केलर चेन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए जो हमारा जो कमांड फ्लो करेगी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगी, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड स्केलर चेन। तो अब इसमें पॉइंट आता है कि कई बार जो इमरजेंसी होती है, मान लीजिए तो दो डिपार्टमेंट हैं, तो दो डिपार्टमेंट में कोई सेम लेवल पे बात करना चाहता है, तो पहले बात ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो बहुत टाइम लगेगा। तो गैंग प्लैंक इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। अब गैंग प्लैंक क्या है? when the two subordinates working at the same level, when the two subordinates in two different departments at the same level, if they maintain a contact with each other is what called gangplank। अब आपने कहा सर गैंगप्लैंक तो फिर आपका स्केलर चेन टूट गया, नो डाउट टूट जाता है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी इट शुड बी यूज्ड। बट इस केस में अगर दो सबॉर्डिनेट आपस में बात कर रहे हैं सेम लेवल पे, तो उनको अपने इमीडिएट बॉस को ये बात इन्फॉर्म करनी पड़ती है। तो हमें गैंगप्लैंक कब यूज करना चाहिए? ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर दो होते हैं, सोशल ऑर्डर एंड मटेरियल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या कहता है? राइट मैन ऑन द राइट जॉब, मतलब राइट प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन शुड बी एट राइट प्लेस, दैट इज व्हाट कॉल्ड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर कहता है राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्डर। तो दोनों ऑर्डर मेंटेन होने चाहिए, सोशल ऑर्डर भी और मटेरियल ऑर्डर भी। इक्विटी का क्या मतलब है? इक्विटी का मतलब है कि जस्ट एंड काइंड मैनर से ट्रीट करना है, किसको? एम्प्लॉइज को जस्ट एंड काइंड मैनर से ट्रीट करना है, और आपको इक्वल वेज फॉर द इक्वल वर्क। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनका टेन्योर स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा? तब फिर वो इनसिक्योर फील करेंगे, फिर वो उतना होल हार्टेडली काम नहीं करेंगे जो कि एक पर्सन जिसको पता है कि मेरी जॉब सिक्योर है वो काम करेगा। देन इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडिंग देम वर्क, प्रोवाइडिंग देम मतलब उनको इनिशिएटिव का मतलब है उनको कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि वो उस काम को करना सीखें। अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो उस काम को करना कभी नहीं सीखेगा। नेक्स्ट इज एस्पिरिट डी कॉप। इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, टीम की भावना से काम करना है। यूज द वर्ड वी इंस्टेड आई, मतलब जैसे कोई क्रिकेट मैच है तो और जो स्कीपर है जो आपका कैप्टन है वो कहता है कि हमने जीत दर्ज की, और दूसरा क्या? मैंने जीत दिलाई। तो मैंने वर्ड करेंगे तो फिर वो टीम वर्क खत्म हो जाएगा, तो वी शुड यूज द वर्ड वी इंस्टेड आई। तो मैंने आपको डिस्कस किया ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है इसका टेलर का। टेलर जो था फेडरिक विंसलो टेलर, वो ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन है, अगर हम बात करें टेलर की, तो जो डेफिनेशन है वो कहता है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू देन टू सी दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, दैट इज व्हाट कॉल्ड टेलर का जो डेफिनेशन है। और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब किसी भी चीज को साइंटिफिकली वे में कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड से मत कीजिए। देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब पीस होना चाहिए, डिस्कॉर्ड झगड़े नहीं होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए कॉपरेशन चाहिए, सब अपना काम अलग अलग तरीके से ना करें और सब लोग एक टीम वर्क में काम करें और कॉपरेशन के साथ काम करें। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज और हर फुल कैपेसिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जितने भी हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, उनको सेमिनार्स में भेजना, उनको ट्रेनिंग में भेजना, और उनके अंदर अगर कोई पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है, तो उनको हायर लेवल हायर पोस्ट पे शिफ्ट करना। तो ये टेलर के प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट इज टेक्निक्स। अगर हम टेक्निक्स की बात करें जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने दी, वो पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें आपको याद होगा, इसमें हम दो टाइप के ऑफिसर्स होते हैं, प्लानिंग ऑफिसर्स एंड प्रोडक्शन ऑफिसर्स। प्लानिंग ऑफिसर में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन क्लर्क आई थिंक। और अगर हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन क्लर्क में आपका है, अब जैसे मान लीजिए कहीं रिपेयर बॉस है, गैंग बॉस है, टीम लीडर है,
तो दीज आर डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफिसर्स इन द फंक्शनल फोरमैनशिप। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंक्शनल फोरमैनशिप में यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भी कौन सी ऐसी टेक्निक है जो टेलर ने दी जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होता है, तो आप बोलेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप, क्योंकि इसके अंदर 8 बॉस होते हैं हर वर्कर के, 4 प्लानिंग वाले और 4 प्रोडक्शन वाले। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। वो कहता है कि किसी भी काम को अगर हम स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं तो हमारे वर्क मेथड्स, हमारी मशीन्स, हमारे मटेरियल, सारी चीजें स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। टॉक अबाउट सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है पुटिंग एन एंड टू अननेसेसरी साइज, टाइप एंड क्वांटिटीज। उनको जैसे मान लीजिए हम कहते हैं पेपर 2 या 3 साइज में आता है, 4 साइज में आता है। जैसे मान लीजिए हम शूज लेने जाएंगे, हम डेसिमल डिफरेंस में मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कंपनी इस तरह से करेगी, इतना डेसिमल डिफरेंस में कोई प्रोडक्ट उतारेगी तो उन्हीं का लॉस है, काफी सारा सामान बिक ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी कहता है किसी काम को करने का इंपॉर्टेंट मेथड ढूंढना, द बेस्ट मेथड फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर टास्क, दैट इज व्हाट कॉल्ड मेथड स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करना। व्हाट इज द बेसिक पर्पज ऑफ मोशन स्टडी? टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशंस। जैसे जो आप मूवमेंट्स कर रहे हैं जो अननेसेसरी है उनको हटाना, ताकि काम थोड़ा फास्ट तरीके से हो। देन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहता है कि किसी काम को करने का जो स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, इससे पता चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट है, कौन सा इनएफिशिएंट है। देन इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में हम 2 चीजें डिसाइड करते हैं, एक तो टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन का होना चाहिए और कितनी बार होना चाहिए। मान लीजिए कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, फिजिकल वर्क है, तो उसका टाइम इंटरवल भी थोड़ा ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। 2 बार दे सकते हैं हम उनको टाइम इंटरवल, मतलब जो फटीग स्टडी में टाइम इंटरवल। बट अगर मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप उनका टाइम इंटरवल छोटा कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी 1 टाइम कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फटीग स्टडी। डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आपकी सैलरी नहीं होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क होनी चाहिए, दैट इज डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। कोई ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है, ही शुड बी पेड मोर इन कंपैरिजन टू द पर्सन हु इज नॉट वेरी एफिशिएंट। नेक्स्ट इज बात करते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है कंप्लीट मेंटल चेंज, जिसके अंदर एम्प्लॉय अपने ऑनर को या जो एम्प्लॉयर है उसको फादर फिगर मानता है, और जो एम्प्लॉयर है वो अज्यूम करता है दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉइज हैं तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो देयर विल बी मोर पॉसिबिलिटीज कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो होप सो आपको चैप्टर नंबर 2 भी समझ में आया होगा, रिवाइज हुआ होगा। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरमेंट। तो ये बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरमेंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज जो कि बिजनेस को बाहर से इफेक्ट करती है। तो अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है एक तो यही है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज है, और ये इंटर रिलेट करता है, ये डायनेमिक है, ठीक है, मतलब कीप ऑन चेंजिंग है, जो आपका बिजनेस एनवायरमेंट है। नेक्स्ट इज अगर हम बात करते हैं इंपोर्टेंस की, इंपोर्टेंस में क्या है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जिसको जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना जल्दी वो उसका बेनिफिट लेगा। वार्निंग सिग्नल है, आपकी पॉलिसी जो है आप अपनी पॉलिसीज को अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और आपका जो इमेज बिल्डिंग होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो बेटर होगा उन लोगों से जो कि अपने को अपडेट नहीं रखते हैं। फिर डायमेंशंस अगर आप बात करेंगे, इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं, जैसे मान लीजिए बैंक रेट, आरबीआई ने मान लीजिए बैंक रेट को अप या डाउन किया तो इससे इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बैंक रेट महंगे हो गए हैं तो लोग लोन कम लेंगे, सस्ते हो गए हैं तो थोड़ा ज्यादा लेंगे, तो पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट कर रही है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज आते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स आते हैं। सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट में आता है जैसे मान लीजिए आपके ट्रेडिशंस, कल्चर, बिलीफ, फेथ्स। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भी हम दिवाली पे हम कलर्स को सेल करेंगे तो वो नहीं होगा, क्रैकर्स विल बी यूज देयर। देन होली पे हमने कहा क्रैकर्स यूज होंगे, नहीं, वहाँ पे कलर्स यूज होंगे। या जैसे हमने कहा कि भी हम साउथ इंडिया में एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं कि जिसके अंदर हम जो हमारी डिशेज होंगी वो जैसे मान लीजिए राइस की नहीं होंगी, तो आई थिंक वो नहीं चलेगा, बिकॉज वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो राइस के ऊपर बेस है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सोशल एनवायरनमेंट, हमें टेक केयर करना पड़ेगा ये सारी चीजें। दूसरे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस को बहुत तेजी से इम्पैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करती है, तो होगा क्या, धीरे धीरे वो जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो दैट विल बी अफेक्टेड। जैसे मान लीजिए कोई नई टेक्निक आई है, जैसे मान लीजिए विंडो वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन, मान लीजिए हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो कौन सा ज़्यादा पॉपुलर होगा, एंड्रॉयड वर्जन, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली था। तो इसका मतलब जो विंडो वर्जन होंगे वो डेफिनेटली दे विल बी अफेक्टेड। तो हमें देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसे वर्क कर रहा है और किस तरीके से हमने को अपने बिजनेस को अपडेट रखना है।
नेक्स्ट इज आपका अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी आइडियोलॉजी भी बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम स्वदेशी लाएंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि भी वो आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंगली लाएंगे। देन इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक कनेक्टेड है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वही लॉ लेके आती हैं, उनमें लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स करती हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि जैसे जीएसटी है, जीएसटी लीगल एनवायरनमेंट में आएगा, जिसके अंदर कुछ कोई जैसे मान लीजिए कोई नया रूल वगैरह रेगुलेशंस वगैरह आया, तो ये भी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये डायमेंशंस हैं जो कि आपके मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसी बिफोर एंड आफ्टर 1991। आपको पता होगा कि भाई 1991 से पहले हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, जिसके अंदर हमारा जो मेन फोकस था वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर था। देन आपका अगर हम बात करें तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने पब्लिक सेक्टर को दे रखी थी, प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस थी। मोर ओवर आपका जो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ओपन भी नहीं थी। तो 1991 के बाद 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, जिसमें बोला एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, मतलब जो लाइसेंसेस थे उनको एबॉलिश किया गया, या फिर हम कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक कॉब वेब था उसको हटाया गया। तो जो लाइसेंस राज था उसको, सिस्टम को खत्म किया गया। दैट इज व्हाट कॉल्ड लिबरलाइजेशन। बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया कि जो एरियाज प्राइवेट सेक्टर के लिए क्लोज थे उनको ओपन कर दिया गया। जैसे पहले केवल इंश्योरेंस के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आ गई। पहले पहले एयर इंडिया हुआ करता था, अब बहुत सारी जो प्राइवेट एयरलाइंस भी मार्केट में आई। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज व्हाट कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी। देखो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि इससे जो हमारा जो कस्टमर है वो मोर डिमांडिंग हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो अब आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बुरी तरह से अफेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट इज प्लानिंग, ये अगला चैप्टर है। प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले व्हाट इज प्लानिंग? Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. It bridges the gap where we are and where we want to go. तो इसको हम बोलते हैं प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अगर हम प्लानिंग की फीचर्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फ्यूचरिस्टिक है, इट इज मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स मानी जाती हैं। टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस। अब देखिए प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। प्लानिंग से देखिए आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। प्लानिंग से क्या मिल जाता है? आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको कैसे काम करना है, एंड आपके सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की, कमियां भी हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है, प्लानिंग जो है जो स्टैंडर्ड, जो आपका कंट्रोलिंग एक फंक्शन है उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और आपका जो फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है। तो अगर हम इसकी कमियों की बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमियां हैं, मतलब इसकी जो कमियां हैं वो है आपका, जैसे इट इज़ टाइम टेकिंग, इसमें टाइम लगता है, एंड इट इज़ कॉस्टली, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। मतलब अगर आपने प्लानिंग कर ली, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 100% श्योरिटी है कि भी आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट इज प्रोसेस। अब इसका प्रोसेस क्या है प्लानिंग का? देखिए आपको याद होगा, पहला होता है एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर डेवलपिंग प्लानिंग प्रमाइसेस, फिर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, evaluating alternative courses of action, selecting the best alternative and implementing and follow up। ये क्या है? इसका प्रोसेस है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्लान्स। अगर हम टाइप ऑफ प्लान्स की बात करते हैं तो तीन टाइप के प्लान होते हैं, सिंगल यूज, देन नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज, एंड आपका स्टैंडिंग प्लान्स। तो अगर हम बात करते हैं सिंगल यूज की, तो प्रोग्राम और बजट है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स होते हैं दोनों। बट इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो प्रोग्राम होता है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं होता है, और जो बजट होता है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा जी हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, तो दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं बजट की, जैसे सेल्स बजट, कि हमारी इस महीने में इतनी सेल होनी चाहिए, तो क्वांटिटी वाइज बोलेंगे तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है। पर ये सिंगल यूज है। जैसे आपने अप्रैल का बजट बनाया तो मई का अगला बजट बनेगा। दिल्ली जाने का प्रोग्राम था, अब मान लीजिए मुंबई जाने का प्रोग्राम है, तो ये चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए हम इनको सिंगल यूज बोलते हैं। नेक्स्ट इज नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज। अब इनमें दो आते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी।
ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, बट ऑब्जेक्टिव का जो की पॉइंट होता है, दे आर मिशन, दे आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द एंड पॉइंट्स। पर ऐसा नहीं है कि आज की डेट में ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है, कई बार बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और कई बार आपको छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी बनाने पड़ते हैं। तो अगला है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। और स्ट्रेटेजी जो पहले हम हिंदी में इसको हम बोलते थे कूटनीति। जैसे मान लो दो दो किंग्स फाइट करते थे, तो इवनिंग के टाइम वो बैठ के नेक्स्ट डे का जो प्लानिंग करते थे उसको स्ट्रेटेजी बोलते थे। अब वो सिचुएशंस तो नहीं है। अब बिजनेसेस के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हमको अपने कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करना है, हमने पूरा स्वॉट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो उसके बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या हम पॉलिसी बना रहे हैं, मतलब क्या स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइट कर सकें और अपने को सर्वाइव कर पाएं इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान्स। पॉलिसी, पॉलिसी का कीवर्डिंग रहता है जर्नल गाइडलाइंस। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारी सेल पॉलिसी है कि हम उधार नहीं देते, या मान लीजिए हमारी एचआर पॉलिसी है कि हम 25 से कम की एज का और 60 से ज़्यादा की एज का एम्प्लॉई नहीं रखते, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एचआर पॉलिसी। तो पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर बताता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डूइंग समथिंग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भी मुझे आपके स्कूल में एडमिशन लेना है, तो क्या प्रोसीजर है? तो आप बताओगे कि भी ये प्रोसीजर है कि पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर आप एक रिटन टेस्ट देंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर लाइक यू विल टेल द स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डूइंग समथिंग। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के बाद आता है मेथड। मेथड बताता है कि जो प्रोसीजर के डिफरेंट स्टेप्स हैं उनका प्रेस्क्राइब्ड मेथड क्या है, उसका प्रेस्क्राइब्ड वे क्या है, क्योंकि किसी काम को करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, तो हमें देखना है बेस्ट सुटेबल मेथड। नेक्स्ट इज रूल्स। रूल्स भी एक टाइप का प्लान होता है एंड दे आर पनिशेबल। रूल्स बताता है व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे आप कहीं ऑफिस में खड़े हैं, वहां लिखा है नो स्मोकिंग जोन, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड रूल। अगर कोई उसको ब्रेक करेगा एंड दे विल बी पनिश्ड फॉर दैट। होप सो आपको ये वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? देखिए ऑर्गेनाइजिंग जो है ये सेकंड जो फंक्शन है मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी प्रोसेस की बात कर लेते हैं। प्रोसेस कहता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए इंपॉर्टेंस ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मशीन की तरह काम करता है और मोरओवर स्पेशलाइजेशन हो जाता है। इससे जो उनका जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो क्लियर होता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, तो इससे काम करना आसान हो जाता है। कमियों, अगर हम इसकी बात, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम इज व्हाट कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप। फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये दो टाइप का होता है, फंक्शनल एंड डिविजनल। जब आप अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट फंक्शंस के बेस पे डिवाइड कर देते हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, तो दे आर व्हाट कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मान लीजिए आप प्रोडक्ट के बेस पे स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप मेटल, प्लास्टिक, केमिकल, 3 चीजें बना रहे हैं, तो आपने 3 डिवीजन बना दिए, मेटल का, प्लास्टिक का और केमिकल का। अब आपको प्रोडक्शन मैनेजर तीनों जगह अपॉइंट करने पड़ेंगे, आपका मेटल में भी, प्लास्टिक में भी, केमिकल में भी। मार्केटिंग का भी तीनों में अपॉइंट करना पड़ेगा, फाइनेंस का भी तीनों में, एचआर का भी तीनों में। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है डिविजनल। क्यों? क्योंकि पर ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत बड़ा है, डाइवर्सिफाइड है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मेटल में लॉसेज हुए, उसके लिए प्लास्टिक और केमिकल वाले जिम्मेदार नहीं है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करता है, ये फंक्शंस के बेस पे होता है। तो ये कॉस्टली बहुत होता है, बट ये कॉस्टली इतना नहीं होता। पर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका वर्क ओवरलैप कर रहा है। नेक्स्ट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो रूल एंड रेगुलेशंस के बेस पे चलते हैं, और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो एम्प्लॉइज का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में एक प्लेस होता है, और ये मैक्सिमम रिटर्न फॉर्म में काम करते हैं। और अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बेसिस ऑफ ट्रस्ट, फेथ, फ्रेंडशिप एंड ऑल, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है
वहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी र्यूमर्स की होती है और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में इसका कोई प्लेस नहीं होता और दे आर नॉट वेरी स्टेबल। बट जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, बट उसमें जो फ्रेंड सर्कल बन जाता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये फास्ट होता है, ये वाला इतना फास्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब आपको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। अगर आप अपना वर्कलोड कम करने के लिए अपने एम्प्लॉय को अपना कुछ वर्क डेलीगेट कर देते हैं, कम दे देते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डेलीगेशन। इसके तीन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर हम बात करते हैं अथॉरिटी की, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क, एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। अब हम बात करते हैं अथॉरिटी की। अथॉरिटी को हम क्या करते हैं? अथॉरिटी को हम ग्रांट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हैं और अकाउंटेबिलिटी को क्या करते हैं? हम फिक्स करते हैं। क्या करते हैं? फिक्स। नेक्स्ट इज इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। देखिए इसका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस ये है कि ये वर्कलोड को कम कर देता है, एम्प्लॉइज के मोरल को बूस्ट कर देता है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि जो हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज उनके अंदर आ जाती हैं, ताकि कल को उनका सीनियर अगर रिटायर होता है तो उसकी पोस्ट पे हम उसको पुट कर सकें। तो ये इसका एडवांटेज भी है डेलीगेशन का। एक वर्ड होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा अलग मतलब है। डेलीगेशन तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाएगा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो बड़ा हो। तो ये तो कंफर्म है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट डेलीगेशन तो ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। बट डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी डिसीजन है। डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में ही आपने डेलीगेशन पावर दे दी है, फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। तो इसका मतलब अगर टॉप इस लेवल ने इनको थोड़ा काम डेलीगेट किया, इन्होंने इनको कुछ डेलीगेट किया, इन्होंने कुछ थोड़ा डेलीगेट नीचे किया, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेलीगेशन फैल जाता है तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी डिसीजन है और ये पॉलिसी डिसीजन ये कहता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ही हमने डिसीजन मेकिंग पावर्स दिए। तो एनी पर्टिकुलर स्टेप विच इंक्रीजेस द इंपोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड विच reduces it is what called centralization. तो होप सो मैंने ये वाला पार्ट भी आप लोगों के साथ रिवाइज किया। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग भी एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और ये कहता है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट कॉल्ड स्टाफिंग। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप कैपेबल एम्प्लॉइज को हायर कर पाएंगे, पोटेंशियल एम्प्लॉय जो कैपेबल हैं उनको सर्च कर पाएंगे और उनको जॉब पे पुट कर पाएंगे। देन इसका प्रोसेस क्या है? देखिए प्रोसेस का मतलब अगर हम बात करते हैं कि भी आपका स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, पहले आप एस्टिमेट करते हैं कि क्या मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी, फिर उनका सोर्स सर्च करते हैं क्या सोर्स होगा, रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, प्लेस करते हैं, उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और उनका अगर कोई केस कर देता है कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो उसको कोर्ट के अंदर फेस करते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इसका प्रोसेस है किसका? स्टाफिंग का। देन इज इसका नेक्स्ट टॉपिक है रिक्रूटमेंट। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग एंड मोटिवेटिंग देम सो दैट दे विल अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज व्हाट कॉल्ड रिक्रूटमेंट। अगला टॉपिक हमारा है इसके सोर्सेज। दो होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपको मालूम होगा व्हाट इज इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स में आपका आता है प्रमोशन, ट्रांसफर एंड ले ऑफ। प्रमोशन का मतलब होता है लोअर जॉब से हायर जॉब पे पुट करना। ट्रांसफर का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना, बट आप सेम लेवल पे रहेंगे। और एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स में क्या आएगा? जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप किसी को हायर कर रहे हैं, या कैंपस रिक्रूटमेंट है, कैजुअल कॉलर्स हैं जो कंपनी को टाइम टू टाइम कॉल करते रहते हैं, तो ये क्या माने जाएंगे आपके? एक्सटर्नल सोर्सेज। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है रिक्रूटेड कैंडिडेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, दोज हु आर टू बी सिलेक्टेड एंड दोज हु आर नॉट। दैट इज व्हाट कॉल्ड सिलेक्शन। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, पहले स्क्रूटनाइजिंग द एम्प्लॉइज। मतलब इसके अंदर दो होते हैं, एप्लीकेशन ब्लैंक और एक होता है आपका उसका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। तो इसमें आएगा स्क्रूटनी में। उसके बाद आपका आ जाएगा सिलेक्शन टेस्ट। बहुत सारे सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, आपको मालूम होगा। सिलेक्शन टेस्ट की बात करें तो जैसे मान लीजिए एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपका डेक्सटेरिटी टेस्ट है जिसके अंदर हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फिंगर्स कैसा है, ठीक है। तो बहुत सारे हम यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट करते हैं। देन इज आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये इन डेप्थ इंटरव्यू होता है जिसके अंदर हम जो उसकी प्रॉपर नॉलेज है उसको चेक करते हैं। देन इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। देखते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है, वो किन लोगों को जानता है, कौन लोग उसको जानते हैं।
सिलेक्शन डिसीजन में हम ये डिसीजन लेते हैं कि वेदर वी हैव टू सेलेक्ट द एम्प्लॉय और नॉट। मेडिकल चेकअप अगर रिक्वायर्ड है, जैसे मान लीजिए आप किसी आर्मी या एयरफोर्स की जॉब के लिए जा रहे हैं और उनको लगता है कि फिजिकल चेक जरूर करना है, मेडिकल चेक जरूर करना है, तो दे विल डू। फिर जॉब ऑफर, उनको जॉब ऑफर कर दी जाएगी कि भाई आप जॉब के लिए आप मतलब उनको जॉब ऑफर की जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो आपका पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द जॉब है, उनको ऑफर की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में उनको साइन कराया जाता है कि कितना टेन्योर तक वो काम पे रहेंगे। तो ये आपका सिलेक्शन का मीनिंग, प्रोसेस, और ये हमने उसका मतलब इसको समझा के भी ये आपका स्टाफिंग का पार्ट है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज ए शॉर्ट टर्म टूल टू इंक्रीज द knowledge and skill of the employee to do a particular job. तो what is training? Training is a short term tool. शॉर्ट टर्म टूल क्यों है? क्योंकि ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म नहीं होती है और एक पर्टिकुलर टास्क या जॉब वो करने के लिए उसकी नॉलेज और स्किल को एनहांस करती है। ऑन द जॉब हो सकती है, ऑफ द जॉब हो सकती है। ऑन द जॉब में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर एम्प्लॉय को अंडर एक कोच काम करना होता है और उसके साथ वो सीखता है। जैसे मान लीजिए प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो होती है, जो कि जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करते हैं और टाई अप होने के साथ फिर वो वहाँ पे समर ट्रेनिंग वगैरह जैसे बोलते हैं 5 या 6 मंथ्स की प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए वहाँ पे ज्वाइन करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर थ्योरेटिकल पार्ट। इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है वो ये भी आपका ऑन द जॉब होती है। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि उनको इंट्रोड्यूस कराना बाकी एम्प्लॉय के साथ, उनको इंट्रोड्यूस कराना कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस के साथ। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग। उसके बाद आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्लासरूम लेक्चर्स हो सकते हैं कि जैसे क्लासरूम लेक्चर जो ऑफ द जॉब से हटके हैं, थ्योरेटिकल है। और वेस्टिबल ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल ओरिजिनल जो एनवायरनमेंट है उसको डुप्लीकेट कर देना, मतलब मशीन्स भी बिल्कुल ओरिजिनल होंगी बट केवल एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट से अलग होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको मान लीजिए आप ट्रेनिंग दे रहे हैं ट्रेन चलाने की, जो ड्राइवर है वो ट्रेन चलाना सीख रहा है, तो वो आपका जो ट्रैक है वो बिल्कुल ओरिजिनल होगा बट वो ओरिजिनल वर्क एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर होगा। इंजन ओरिजिनल होगा, ट्रैक ओरिजिनल होगा, बट जो उसमें पैसेंजर्स होंगे वो पैसेंजर्स उसमें नहीं होंगे, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके लिए आप उसको एनिमेशन के थ्रू ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। तो आपने क्या करा, इंजन ओरिजिनल है, ट्रैक ओरिजिनल है, बट वो एरिया बिल्कुल अलग है, सेपरेट है ट्रेनिंग के लिए। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड वेस्टिबल ट्रेनिंग, के एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट को डुप्लीकेट कर देना। तो आज हमने सीखा, आज हमने रिवाइज किया चैप्टर नंबर 1 to 6 फॉर बिजनेस स्टडीज फॉर CUT। तो मैंने ऑल 6 चैप्टर्स आप लोगों के साथ रिवाइज किए हैं। होप सो आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।